रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लेते हैं। अब हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है। विजुअल स्टूडियो मेरे पास है 2019, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को 2019 तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका सिस्टम बर्दाश्त कर सकता है, इतना बेयर कर सकता है आपका सिस्टम कि आप 2019 विजुअल स्टूडियो यूज़ करो, बहुत अच्छी बात है। बट मिनिमम आप 2015 या 2017 तो यूज़ करो, 2017 तो मिनिमम यूज़ करो, ठीक है। अगर बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा या मिल नहीं रहा या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो 2015 कम्युनिटी यूज़ करना है मिनिमम भी, ठीक है। अल्टीमेट वो भी 2015 का यूज़ नहीं करना, सही है। मिनिमम भी 2015 कम्युनिटी यूज़ करना है विजुअल स्टूडियो, ठीक है। और मसला ये होगा कि अगर अभी तो काम हो जाएगा, अगर इससे पहले के वर्जन यूज़ करोगे 2013 या 2012, इससे पहले के वर्जन यूज़ करोगे अभी तो काम हो जाएगा, सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन जब हम आगे जाएंगे ना, जब हम एमवीसी पढ़ रहे होंगे, तो एमवीसी पढ़ने के टाइम पे होगा ये कि परेशानी होगी। अभी तो हम कंसोल पे ही पढ़ेंगे, लेकिन जब एमवीसी का टाइम आएगा ना, तो उस वक्त परेशानी ये होगी कि कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, कुछ पैकेजेस होते हैं, वो इंस्टॉलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। आपको एक एक चीज़ जाके करनी पड़ती है। आपका सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना एक एक तो काम हो जाता है, इसके अलावा पैकेज इंस्टॉल करने में पूरी क्लास निकल जाती है, एक दो क्लासेस तो पैकेज इंस्टॉल करने में निकल जाती हैं। तो उससे अच्छा नया वर्जन यूज़ करो, उसके अंदर पहले से हो जाते हैं। बस एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, पैकेजेस खुद ही डाउनलोड हो जाते हैं पहले से, सही है। अब हम एक नई एप्लीकेशन बना लेते हैं, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। अब यहाँ से सी शार्प, लैंग्वेज में सी शार्प, प्लेटफॉर्म में विंडो, और देन इस सब में कंसोल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कंसोल कहते हैं, आप जो चाहो कह लो, ठीक है। मैं कंसोल कहता हूँ। कंसोल है डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ, सेलेक्ट करो और क्या कर दो, नेक्स्ट पे क्लिक करो। जब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपसे पूछेगा नाम, कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, ठीक है। आपके प्रोजेक्ट की वो स्टोरेज या वो समझ लो वर्क स्पेस कहाँ है, कि आपका प्रोजेक्ट आप कहाँ सेव कर रहे हो अपने कंप्यूटर में लोकली, सही है। मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है खास। इसके बाद आपसे ये पूछेगा कि आपकी कोई सोल्यूशन नेम जो है, अभी सोल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन होगा ना, वहाँ पे एक नेम आ रहा होगा प्रोजेक्ट का ही, ये वो नेम है सोल्यूशन नेम, ठीक है। ये प्रोजेक्ट के नेम का सेम ही होता है, यानी अगर मैं यहाँ से ये नेम बताऊंगा ना तो ये नेम भी चेंज हो जाएगा। और क्रिएट कर लेते हैं। ये मेरा एक प्रोजेक्ट बन के आ गया, सही है। अच्छा, कोई भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं वो किसी भी लैंग्वेज का हो, कहीं भी हो, उसमें उसको बनाने में ना, लेट से मैं अगर कहूँ कि एक सी शार्प का प्रोग्राम लिखना है, या मैं एक सी की बात करता हूँ, एक सी का प्रोग्राम लिखना है, तो उस पूरे प्रोग्राम के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि आप फॉलो करते हैं अमूमन। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये स्टेप्स। नोटपैड ओपन कर लेते हैं और इस पर देखते हैं। इसमें से पहला स्टेप क्या होता है, अगर किसी को याद हो पहला स्टेप क्या होता हो। पहला स्टेप होता है लाइब्रेरी। अगर प्रोग्राम लिखना है तो पहला स्टेप होता है उसका लाइब्रेरी, ठीक है। लाइब्रेरी हो गया। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या हो गया, सेकंड स्टेप होता है डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है आपका इनिशियलाइजेशन। फोर्थ स्टेप कौन सा होता है, फोर्थ स्टेप होता है आपका प्रोसीजर, प्रोसीजर। फिफ्थ स्टेप होता है आपका कौन सा, फिफ्थ स्टेप होता है आपका प्रिंट या तो आउटपुट। अब वो जिस भी सूरत में आए, प्रिंट की सूरत में आए या किसी भी और सूरत में आए। और सिक्स स्टेप आपका कौन सा होता है, एंड, ठीक है। तो ये सिक्स स्टेप्स हैं
जिनको फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोग्राम राइट करते हैं। ठीक है, इनको फॉलो करते हुए हम प्रोग्राम्स को राइट करते हैं। किसी भी लैंग्वेज का प्रोग्राम हो, लेट्स से सी का लिख रहे हो, जावा का लिख रहे हो, सी शार्प का लिख रहे हो, किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम प्रोग्राम लिखते हुए ये कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें प्रोग्राम्स के अंदर लाइब्रेरीज लानी होती है। देन उसके बाद जो भी उसकी रिक्वायर्ड लाइब्रेरी होती है, जैसे प्रिंट एफ के लिए हम stdio.h यूज करते थे, जो क्लास वहाँ की हेडर फाइल होती थी, क्लास होती थी वहाँ की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं मुख्तलिफ लाइब्रेरीज यूज कर रहा हूँ, तो हर जगह की, या कह लो हर लैंग्वेज के अंदर डिफरेंटली काम हो रहा होता है। हर इन्वायरमेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। एक मिनट चलेगा, हर इन्वायरमेंट जो होता है ना वो डिफरेंट होता है। मेरी स्क्रीन आ रही है आप लोगों के पास? ठीक है, तो हर इन्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंटली काम कर रहा होता है। सही, आप यहाँ पे अगर सी शार्प की बात करें तो यहाँ पे जो लाइब्रेरीज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, सी सी जैसी नहीं है। यहाँ पे हमें यहाँ पे ज़्यादा लाइब्रेरीज कॉल करनी पड़ती हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पे पूरे के पूरे फ्रेमवर्क के साथ काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे काम कर रहे हैं डॉट नेट के फ्रेमवर्क के साथ। सही है, तो हमें प्रोजेक्ट को कॉल करने के लिए, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, अपनी फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए भी लाइब्रेरीज चाहिए होती हैं। सही है, तो ऐसा करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और अपने सिंटेक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देखो, जब मैंने एक प्रोजेक्ट अपना क्रिएट किया ना, जो मैंने एक फाइल बनाई सी शार्प की, तो मेरे पास लाइब्रेरीज कुछ पहले से डिक्लेयर्ड है। ये एक नेम स्पेस नाम की अजीब सी चीज़ है, ये क्लास, ये स्टैटिक वॉइड मेन, ये फंक्शन है बेसिकली, स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अगर तुम लोगों को याद हो तो सी लैंग्वेज में हमने एक फंक्शन पढ़ा था, जो किस तरह से होता था, जो कैसे होता था। ये होता था वो मेन, और फिर उसके अंदर क्या होता था, हम उसके अंदर ना यहाँ पे जितना भी हमें काम करना होता था वो हम यहाँ पे काम करते थे। जो भी कोड लिखना है हमें, वो कोड यहाँ पे लिखते थे। सही है, लेकिन अब क्या है, वही मेन का जो फंक्शन है ना, अब लेट से मैं कह रहा हूँ कि जो भी, क्योंकि सी शार्प जो है, हमने उस दिन बात की थी, सी शार्प कहाँ से ड्राइव होकर आई है, सी शार्प सी से, सी प्लस प्लस से ही ड्राइव होकर आई है। सी शार्प ने उन्हीं की चीज़ों को अडॉप्ट किया है। तो क्या हुआ, यहाँ पे भी एक मेन का फंक्शन है, बस उसके अंदर पैरामीटर्स डिफाइंड है, ये स्ट्रिंग args, यहाँ पे पैरामीटर डिफाइंड है। ठीक है, जो भी आप काम करेंगे वो इस मेन के फंक्शन में करेंगे, यानी जो भी आप कॉल करेंगे मेन के फंक्शन में सिर्फ वही एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले ये मेन का फंक्शन एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम। ठीक है, तो जो भी आप एग्जीक्यूट करोगे वो मेन के फंक्शन वाली चीज़ ही एग्जीक्यूट होगी, उसके अलावा वाली चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अगर लेट से, अब तो ग्राइड पे बहुत सारी फाइल्स देख रहे हो, मैं कहूँ कि किसी और, मैं एक अलग से फाइल बना लूँ, ठीक है, और उसमें काम करूँ, और मैं चाह रहा हूँ वो भी एग्जीक्यूट हो, तो फिर मुझे उसको यहाँ पे रेफर करना पड़ेगा। जब तक मैं यहाँ पे उसका रेफरेंस नहीं बनाऊंगा ना, तब तक मेरा काम नहीं बनेगा। सही है, ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम। अच्छा, अब लेट से मैं एक छोटे सा सेंटेंस प्रिंट कर देता हूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम एक स्टेटमेंट टाइप की प्रिंट करके दिखाई थी। ठीक है, हम इसके अंदर काम स्टार्ट करते हैं। लेट से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करते हैं। सबसे पहले उनको डिस्कस करते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स किस तरह से लिखे जाते हैं। अच्छा, ये ऊपर जो देख रहे हो नेम स्पेस, फिर क्लास। नेम स्पेस क्या है, नेम स्पेस की एनवायरनमेंट है जिसके अंदर ये सारा काम हो रहा है, जिसमें क्लास बनी हुई है, सारे जो हम काम करेंगे वो सारा एनवायरनमेंट है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है क्लास, और क्लास का नाम है प्रोग्राम। ये क्लास क्या होती है, इसको भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी इस क्लास का मतलब ये समझ लो कि जैसे हम लेट से, अभी आप लोग एक, यकीनन आप लोग ना किसी एक रूम में बैठे हुए होगे, आप सब लोग एक अलग अलग अपने अपने घरों में किसी एक रूम में बैठे हुए होगे। अब ये जो रूम है ना, ये आपका पूरा, ये पूरी आपकी क्लास है। ठीक है, और ये जो नेम स्पेस है, लेट से ये जो नेम स्पेस होता है ये हमारा पूरा घर है। ठीक है, और ये जो रूम है, ये जो क्लास है, ये उसके अंदर हमारी एक एक जगह, एक रूम है हमारा, ये एक पूरा एक अलग से एरिया है।
अब आप एक नेम स्पेस के अंदर मल्टीपल क्लासेस ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये क्लासेस बस ऐसे समझ लो कि जैसे हमारा रूम है, ठीक है, हमारी अपनी कोई स्पेस है, ठीक है। अब हम जो चाहें अपने रूम में कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ डाटा टाइप्स होती हैं मेरे पास, स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, डबल, बहुत सारी डाटा टाइप्स होती हैं यहाँ पे। और हम यहाँ पे सी शार्प की तरह, सी लैंग्वेज की तरह नहीं करते, बल्कि यहाँ पे हमारे हमारे लिए स्ट्रिंग अलग से मौजूद होती है, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे मुझे यूज करनी है, यहाँ पे मुझे अगर नंबर्स यूज करने हैं तो मुझे यहाँ पे उसके लिए इंटीजर यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ पे टेक्स्ट यूज करना है तो ऐसा नहीं है कि मैं चार को एरे की सूरत में बनाकर, ठीक है, उसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा के और फिर वो चार को यूज करूंगा, नहीं, मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग की एक टाइप होती है वो यूज करूंगा। बहुत आसान है, ठीक है। अब जो मामला है वो इतना मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। अब आप लोगों को चीजें अच्छी तरह समझ में भी आया करेंगी, क्योंकि आप लोग सी पढ़ चुके हो पहले, इसलिए अब चीजें ना इतनी मुश्किल नहीं रहेंगी मेरे ख्याल से। सही है, स्टार्ट कर लेते हैं। ऑपरेटर्स देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। तो अच्छा, कमेंट्स भी बिल्कुल उसी तरह से होता है। सिंगल लाइन कमेंट करना है तो डबल फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। और मल्टी लाइन कमेंट करना है तो आप इस तरह से कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अभी एक और चीज भी दिखाएंगे आपको। लेट्स से मैंने कहा कि मैं यही कमेंट्स यूज कर लेता हूँ। ऑपरेटर्स पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि बाद में आप लोगों के काम आ जाए। ऑपरेटर्स पहले हैं जी, पहले है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और इसमें इनमें क्या होता है, ये इक्वल्स टू, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, दो वैल्यूज को आपस में इक्वल कर रहा होता है, इक्वेट करने का काम कर रहा होता है कि लेट से इक्वल टू या इस तरह की जो चीजें होती हैं असाइनमेंट ऑपरेटर करता है। देन मेरे पास आ गए सेकंड अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स करते ही हैं कि आपको जो बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाला जो सिनेरियो है वो क्रिएट करके दे देते हैं। सबसे पहले इसमें आ गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और इसके अलावा एक और साइन होता है जो कि मॉड्यूलस का साइन होता है। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस क्या करता है, दो नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसके सिले में रिमाइंडर हमें ला के देता है, ठीक है। नॉर्मली डिवीजन के अंदर हमें क्वोशंट मिलता है, सही है। इसके बाद हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं वो बेसिकली हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, सही है। रिलेशनल ऑपरेटर का, ठीक है। और रिलेशनल ऑपरेटर्स को भी तुम लोगों को पता है कि वो क्या क्या होते हैं, जिसके अंदर ये है मेरे पास लेस देन या ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। फिर मेरे पास हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू कुछ स्पेसेस बना देता है। और यहाँ पे हो गया मेरे पास
लेस देन और इक्वल्स टू। सही है, ये तो सारी चीजें हो गई। फिर उसके बाद इक्वल इक्वल टू, जो कि इक्विटी चेक कर रहा होता है कि मेरी दो वैल्यूज आपस में बराबर है या नहीं है। ठीक है, और डबल इक्वल टू मैं यहाँ पे लिखता इसलिए हूँ ताकि मैं टाइप भी चेक कर सकूं, यानी मैं जो दो नंबर्स चेक कर रहा हूँ उनकी टाइप भी सेम है या नहीं है। ये मसला बेसिकली इसका मकसद होता है ये। ठीक है, फिर उसके बाद आप एक और साइन लिखते हो, नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू, तो ये नॉट इक्वल्स टू आ गया। सही है, अब नॉट इक्वल्स टू में क्या होता है, आप ये चेक कर रहे होते हो कि दो वैल्यूज आपस में बराबर तो नहीं है। सही है, फिर उसके बाद आपके पास कुछ और ऑपरेटर्स होते हैं जो कि टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर्स। ये रिलेशनल ऑपरेटर्स आपके पास, इन्हें कंडीशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं वो भी कंडीशनल ऑपरेटर्स भी कहलाते हैं, बट ज्यादातर मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, इनको कंडीशनल कहते हैं। रिलेशनल रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, वो उन्हें कंडीशनल भी कहते हैं। ठीक है, तो थर्ड टाइप कौन सी हो गई आपकी, और अब यहाँ पर हो गए हमारे टर्नरी। टर्नरी ऑपरेटर ये कौन से होते हैं, ये एंड, उर्दू में भी लिख देते हैं यार, और सही है, उर्दू में भी लिख दिया ताकि आप लोगों को बाद में याद रहे और प्रॉब्लम जो है वो कम से कम हो। तो ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं जिसके अंदर अरिथमेटिक, रिलेशनल, टर्नरी, और जो हम लोग बेसिकली मुकम्मल यानी हम लोग यूज कर रहे होते हैं अलग अलग सिनेरियोज के अंदर। अलग अलग नीड्स होती हैं, हर ऑपरेटर की नीड जो है वो अलग अलग होती है। कभी ऐसा नहीं होता, कभी कोई ऑपरेटर की जरूरत होती है, कभी किसी ऑपरेटर की जरूरत होती है। ठीक है, अब ऐसा कर लेते हैं कि इसकी छोटी सी एग्जाम्पल करके देख लेते हैं और ज़रा जल्दी से इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो लेट से मुझे प्रिंट करना है, मैं प्लस करना चाह रहा हूँ। सही है, मैंने पहले तो दो वेरिएबल बनाने हैं। दो वेरिएबल्स किस तरह से बनाने हैं, इन ऑपरेटर्स को यूज करने से पहले मैं फिर से वही क्वेश्चन करता हूँ। हमने सी लैंग्वेज में एग्जाम्पल की थी एक, हमने सी लैंग्वेज में एक छोटी सी एग्जाम्पल की थी। और वो एग्जाम्पल क्या थी, हमने अगर मुझे याद है तो मैंने कहा था कि दो वेरिएबल है, उनके अंदर दो नंबर हैं। लेट से ए के अंदर एक वैल्यू है और बी के अंदर एक वैल्यू है। ए की वैल्यू को बी में ट्रांसफर करना है और बी की वैल्यू को ए में ट्रांसफर करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, माइक ओपन कर सकते हैं आप लोग, आंसर कर सकते हैं, चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, मसले वाली बात नहीं है कोई। ए की वैल्यू को मैं चाह रहा हूँ बी में ट्रांसफर कर दूं। अगर ए में 5 है तो वो बी में चला जाए, बी की वैल्यू ऑटोमेटिकली, यानी कुछ इस तरह का करूँ कि ए की वैल्यू 4 बी में और बी की वैल्यू ए में। क्या वो वही सब सो रहे हैं क्या। चलो छोड़ो, मैं भी नहीं करवा रहा, सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ही करवाता हूँ। कोई जवाब ही नहीं दे रहा, वरना कोई जवाब देता है तो इंटरेस्ट लेता तो करवाता। खैर है, कोई मसला नहीं है, लॉजिक जितनी वहाँ बननी थी बन गई। यार देखो, क्लास के अंदर इंटरेस्ट अगर लोगे ना तो अभी जैसे ये वाली एग्जांपल मैं करवा देता। मैंने वहाँ पे आई थिंक तुम लोगों को नहीं करवाई थी, मैंने तीसरे वेरिएबल के साथ करवाई थी, दो वेरिएबल के साथ मैंने नहीं करवाया। अगर अभी होता तो मैं करवा देता, लेकिन अब तुम लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो ना, वॉइस अपनी ओपन कर रहे हो, ना चैट बॉक्स में कोई लिख रहा है।
तो क्लास में इंटरेस्ट लोगे तो मुझे भी मजा आएगा क्लास में पढ़ाने में, लेकिन अब क्लास में अगर इंटरेस्ट ही नहीं लोगे तो फिर जाहिर है मुझे भी मजा नहीं आएगा। फिर मैं वही पढ़ाऊंगा जो कोर्स में लिखा हुआ है, जिस जिस तरह से जो जिस तरह की एग्जाम्पल्स वहाँ पे गिवन है, मैं वो तुम लोगों को यहाँ पे आके पढ़ा दिया करूंगा और वो टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, तुम लोगों को समझ में भी आ जाएगा। लेकिन वो जो जो मैं सोच रहा हूँ कि नहीं यार ये कुछ एक्स्ट्रा चीज मैं देख लूँ, ये कुछ इस तरह की एग्जाम्पल्स जो पे लॉजिक्स बना रही होती हैं या थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश करती हैं, फिर वो मैं जाहिर है मुझे मजा ही नहीं आएगा। तो वो तो चीज़ें मैं जब पढ़ाता हूँ जब मैं एंजॉय करके पढ़ा रहा होता हूँ। अब मैं एंजॉय करके कहाँ पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग वही नहीं कर रहे, इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे। ठीक है, दो वेरिएबल्स बनाते हैं। खैर यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर किस तरह से करते हैं, इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। एक वेरिएबल का नंबर नाम होगा num1, और उसी लाइन में मैंने इसी के साथ num2 एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, ये होती है डिक्लेरेशन। ये मैंने दो वेरिएबल्स बनाए और उनको मैंने डिक्लेयर और डिफाइन कर दिया। डिक्लेयर का मतलब होता है कि उनका नाम लिख देना, यानी उनको कोई नेम दे दिया। और डिफाइन का मतलब होता है कि मैंने उनको कोई टाइप, उनकी कोई टाइप डिफाइन कर दी। तो अभी मैंने यहाँ पे इंटीजर डिफाइन कर दी है कि ये इनकी टाइप है। अगर इसको होगा करो तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी वेरिएबल num1 इज डिक्लेयर्ड बट नेवर यूज, यानी ये वेरिएबल जब तक यूज नहीं होगा ना ये ग्रीन लाइन इसके नीचे से जाएगी नहीं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये जो वेरिएबल है डिक्लेयर किया जा चुका है बट नेवर यूज। ठीक है, और भाई विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लो, क्योंकि जो टास्क हैं वो मैं दिया करूंगा और टास्क आप लोगों ने करना है। ठीक है, अभी बीच में टास्क हमारे पास तो ये समझो ब्रेक हो गया था, एसक्यूएल के अंदर इतना ज़्यादा मैंने काम नहीं किया है क्योंकि रमज़ान भी चल रहे हैं। लेकिन अब रमज़ान एंड हो रहे हैं और क्लासेस वही 11 to 1 से 11 to 1 की टाइमिंग्स में होंगी। अब मे बी आज लास्ट क्लास हो शायद, और शायद अभी सैटरडे तक हम चलें क्लासेस कंटिन्यू करें, क्योंकि मैंने जो सुना है अभी सुबह ही एक बैच मुझे बता रहा था कि 22 से ऑफ करने का जो है ना अनाउंसमेंट किया गवर्नमेंट ने। लेकिन पहले मैं एपटेक में पता करता हूँ कि कब से ऑफ हो रहा है, तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा। तो सुबह 11 to 1 में ही क्लासेस होंगी इसके बाद। खैर, हमने क्या करना है, हमने वेरिएबल्स को लेट से ऐड वगैरह कराना है, मुझे वैल्यू देनी है यहाँ पे। मैंने डिक्लेरेशन के बारे में बताया था, तो डिक्लेरेशन तो हमने कर दी है, डेफिनेशन भी कर दी। अब हम क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन। तो num1, ये देखो अब मेरे सजेशन में आ गया, इज इक्वल्स टू, ये देखो ग्रीन लाइन ऊपर से हट गई, अब यूज कर रहा हूँ ना इसलिए। अब मैंने इसको यूज किया और इसको वैल्यू दे दी मैंने 4। इसके अलावा अभी भी num2 के नीचे है, num2 इज इक्वल्स टू, मैंने कहा 5। ठीक है, अभी मैं इनको यूज भी करूंगा। मैंने इनकी इनिशियलाइजेशन कर दी, अब मैं इनको और यूज करूंगा। देन ये जो लाइन वाइन है ये सब चली जाएंगी। ठीक है, इनिशियलाइज मैंने कर दिया। इनिशियलाइज करने का मतलब ये होता है कि आप अपने वेरिएबल को भी वैल्यू असाइन करते हो। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू क्या है, ये वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, अपने वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, इसके थ्रू वैल्यू असाइन करते हैं, तो मैंने बिल्कुल इसके थ्रू वैल्यू असाइन किया। और अब क्या करते हैं, कोई भी हम अपना जो फंक्शन है एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले जो ऑपरेटर हैं वो ट्राई करते हैं। तो इंटीजर एक वेरिएबल लूंगा मैं रिजल्ट का। ठीक है, जिसके अंदर मैंने क्या रखना है, जिसके अंदर मैंने रखना है इन दोनों का एडिशन, या जो भी मैं प्रोडक्ट सम या रिलेशन जो भी चीज ट्राई कर रहा हूँ, जो भी काम में ट्राई कर रहा हूँ, वो मैंने यहाँ रखना है। ठीक है, तो भाई किस तरह से होगा, इस तरह से होगा, इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल्स टू नम प्लस, देखो अब इनको यूज किया ना वेरिएबल्स को, तो ऊपर से लाइन चली गई। और अब क्या करो, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे रिजल्ट को मैंने प्रिंट करा दिया। कंट्रोल एस प्रेस किया। ठीक है, और कंट्रोल F5 प्रेस किया ताकि ये रन हो जाए। 4 + 5 इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है, 4 + 5 इज इक्वल्स टू 9। यहाँ तक मसला, अभी तक जितना भी काम किया उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। अच्छा सही है।
अच्छा, ये जिसने भी लीव किया इसको बोलो दोबारा ज्वाइन करे। मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे वो नेम गायब हो गया। आई थिंक अब्दुल वासिर था, बट वो लीव कर गया है। तो बोलो दोबारा ज्वाइन करे ताकि फिर मैं अटेंडेंस लगा दूँ उसकी। मैंने जैसे ही अभी ये ओपन किया है पार्टिसिपेंट्स वाला एरिया, ये चला गया। ठीक है, तो लेट से हम माइनस कर देते हैं दो वैल्यूज को, माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं, कंट्रोल प्लस F5। तो अब इन दोनों वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन में आंसर आता है। ठीक है, लेट से मैं डिवीजन यूज करूँ, अगर डिवीजन कंट्रोल प्लस F5, तो ही डिवाइड होकर आंसर में आता है। ठीक है, लेट से मैं अगर क्या करूँ, मैं अगर यूज करूँ मल्टीप्लीकेशन, तो कंट्रोल प्लस F5, ये मल्टीप्लाई होकर आती है वैल्यूज, 4 5 20। ठीक है, लेट से मैं यूज करूँ वैल्यू क्या कहते हैं, मैं मॉड्यूलस के साथ ये वैल्यू यूज करूँ। मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस दो नंबर्स में मल्टीप्लाई होते हैं और दो नंबर आपस में डिवाइड होते हैं, लेकिन क्या होता है कि लेट से अगर मैं 4 को डिवाइड करूँ 2 से, ठीक है, तो होगा क्या, मुझे आंसर क्या मिलेगा, मुझे आंसर मिलेगा, मैं 4 को डिवाइड कर लेता हूँ यहाँ पे 2 से। 5 तो बड़ा नंबर है, तो 4 छोटे नंबर से डिवाइड होगा। मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया, कंट्रोल F5, तो आंसर में 2 आ रहा है। सही है, यानी ये वो क्वेश्चन है जो ऊपर बचता है, तो आंसर में 2 आ रहा है, बिल्कुल सही है आंसर। सही है, हमने सी लैंग्वेज में इसकी एग्जाम्पल भी की थी एक छोटी सी। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये डिवीजन की जगह यहाँ वो परसेंटेज का साइन ले आता हूँ, तो प्लस F5। अब जरा यहाँ पे आंसर देखो, आंसर क्या है, आंसर है 0, क्योंकि जो रिमाइंडर है ना वो 0 बचता है। जब मुझे इवन नंबर पता करने होते हैं तो मैं क्या करता हूँ, ये मॉड्यूलस को यूज कर रहा होता हूँ। सही है, सी लैंग्वेज में तो आप यहाँ पे मॉड भी लिख सकते हो, ये मॉड भी काम कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको साइन देना होता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, ये टर्नरी ऑपरेटर्स जो है ना, एंड और के, हम ये कंडीशंस के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इफ एल्स की कंडीशंस के अंदर, इफ एल्स के जो कंस्ट्रक्ट होते हैं, इफ एल्स के जो कंस्ट्रक्ट्स होते हैं हम उसके अंदर ही पढ़ेंगे, तो उस वक्त ये ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगे। अभी हम रिलेशनल ऑपरेटर्स फिलहाल कवर करते हैं आज। सही है, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में जब थोड़ा सा इफ एल्स वगैरह की तरफ जाएंगे तो फिर उसके अंदर देखेंगे, इफ एल्स की तरफ जाएंगे या देखूंगा पहले के लूप्स हैं या इफ एल्स की कंस्ट्रक्ट्स हैं, जो भी पहले हुआ वो कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर इंशाल्लाह हल्के हल्के इन चीज़ों को देखते देखते आगे बढ़ेंगे। सही है, अच्छा, लेट से मैंने कहा कि मैं अब चेंज करता हूँ, मैंने कहा ये नंबर दोनों इक्वल इक्वल हैं, बराबर है आपस में, तो एक इक्वल का साइन जो है इनको बराबर करने के लिए चेक करेगा। तो देखो आंसर क्या आ रहा है, 2। ये वैल्यू जो है ना, इन दोनों में जो दो नंबर सेम होगा ना, इन दोनों में जो दो नंबर या लेट से बराबर होंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, रिजल्ट इज इक्वल टू num1 इज इक्वल टू num2। अब num1 और num2 बराबर हो गए और रिजल्ट किसके बराबर हो गया, num1 इज इक्वल टू num2। तो num1 के अंदर कौन सी वैल्यू आ गई, 2, इसलिए क्या हुआ, num1 num2 और रिजल्ट में तीनों में सेम वैल्यूज आ गई। ठीक है, मैं कहता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, num1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू num2। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखोगे कि पहले इक्वल्स टू का साइन आएगा, देन फिर ग्रेटर देन का साइन आएगा। ठीक है, या जिस तरह भी चेक कर रहे हो, इस बात का हमने खास ख्याल रखना है। ठीक है, 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कंट्रोल F5, क्या हो गया, ये क्या कह रहा है मुझसे, अच्छा, ये उस तरह से प्रिंट नहीं हो पाएगा, ये मुझसे जो कह रहे हैं ना, ये उस तरह से प्रिंट आपस में, ये वैल्यूज जब प्रिंट होती हैं, ये वैल्यूज जब चेक होती हैं, तो फिर ये रिजल्ट में नहीं जा पा रही है। सही है, लेकिन आपने क्या करना है, देखो वेरिएबल कैप्चर्स नंबर 2। ठीक है,
देख लो, कोई डेलीगेट टाइप नहीं है, यानी ये कोई वैलिड टाइप नहीं है जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, जिसको मैं वेरिएबल, यानी ये समझ लो मैं इक्वल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इसको इक्वल करूँ या मैं इसके साथ कोई, ये जो साइंस है इनमें से कोई एक यूज करूँ। सही है, ये मुझे करने नहीं दे रहा होगा। सही है, ये मुझे उस तरह से ना करने नहीं दे रही। सही है, आमतौर पे सी लैंग्वेज के अंदर अगर मैं सी शार्प की बात करूँ तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इस तरह से रन होते हैं। ठीक है, और इसमें कोई एरर नहीं होता, ये इसी तरह से चलता है। लेकिन अभी हो क्या रहा है, अभी मैं रिजल्ट के अंदर क्यों क्या रख रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम लोगों को ये करके दिखा दूंगा इफ एल्स के अंदर, या इस तरह की चीज मैं इफ एल्स के अंदर अभी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, वहां पे क्या होगा, वहां पे ही चल जाएंगे। तो प्लस माइनस में आप यहाँ की एग्जाम्पल्स को फॉलो कर सकते हो। मैं फिलहाल प्लस के बाद छोड़ ही रहा हूँ उसको। ठीक है, अगर हम नीचे आए यहाँ पे और इसको मैं कमेंट कर दूं, तो देखना मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल के, कंट्रोल के सी, सॉरी कंट्रोल के सी, मैंने कंट्रोल के सी एक साथ प्रेस किया तो क्या हुआ, ये कमेंट हो गया। इसका एक और भी तरीका है, अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है और आप कर सकते हो, तो शिफ्ट प्लस ऑल्टर, और फिर जो आपकी यहाँ पे एरो की है ना, कीबोर्ड के ऊपर जो एरो कीज होती हैं, तो डाउनवर्ड्स सेलेक्ट करो। आप क्या कर सकते हो, इस तरह से सिलेक्शन बना सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, मैंने आप प्रेस करके डबल स्लैश लगा दिए और बस ये कमेंट मिटा दिया, तो ये हो गया मेरी ये चीज़ें कमेंट हो गई। सही है, बाद में जाके कमेंट हटा दो, ये भी हटा दो। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, कोई इस हेल्थ की कंडीशन यूज कर लेते हैं ताकि मुझे आगे यूज करने दो नंबर्स को मैं चेक करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा इफ, अब दो मरतबा अगर मैं टैप प्रेस करूंगा ना अभी, तो पूरा इफ का स्ट्रक्चर बन जाएगा, डबल टैप, देखो पूरा स्ट्रक्चर बन गया। और मैं कहूँ num1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू num2, तो ये कंडीशन यहाँ चेक हो जाएगी। अगर ये दोनों बराबर है ना, तो अब मुझे कंसोल डॉट टाइट लाइन लिखा था, तो मैंने लिखा सी डब्ल्यू और दो मरतबा टैप प्रेस किया, तो सी डब्ल्यू और टैप टैप प्रेस करोगे तो क्या होगा, ये कंसोल डॉट टाइट लाइन खुद से लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, यानी ये शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पर। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो के अंदर जिस जो कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा आसानी देती हैं कि तुम क्या कर सको, विजुअल स्टूडियो के टूल्स को यूज़ करके अपनी काम को थोड़ा प्रोडक्टिव बना सको और थोड़ा सा अपने काम को स्पीड अप कर सकें हम। सही है, ये कंडीशन यहाँ पे चल रही है और मैंने लिखा कंसोल डॉट टाइट लाइन और इसके अंदर कोई भी मैं जो प्रिंट करा सकता हूँ। लेट्स से मैं ट्रू प्रिंट करा देता हूँ। अगर num1 ग्रेटर देन और इक्वल टू है num2 से, तो ट्रू। एल्स के अंदर भी यही है, एल्स ई एल लिखा और डबल टैप प्रेस किया, बस इंटेलिजेंस या सजेशन में देख लो कि एल्स लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी कंट्रोल है। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल F5, नो लेट्स सी, देखो टू लिखा हुआ आ रहा है, क्यों, क्योंकि नंबर 1 जो है ना वो बड़ा नंबर है, नंबर 2 जो है स्मॉलर नंबर है, तो नंबर 1 ग्रेटर नंबर है, नंबर 2 स्मॉलर नंबर है। इसकी हो क्या रहा है यहाँ पे, नंबर 1 के बाद जो वैल्यू है, जो अगर चेक हो रही है नंबर 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नंबर 2 है, तो टू लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे यही वैल्यू लेट से चेंज कर दूँ। अगर मैंने कहा कि स्मॉलर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, नंबर 1 लेस देन है और नंबर 2 बड़ा है, तो अभी फॉल्स आ गई ये वैल्यू। क्यों, क्योंकि ना तो ये नंबर्स बराबर है, तो इक्वल टू तो हुए नहीं, और लेस देन भी नहीं है, नंबर 1 लेस देन भी नहीं है नंबर 2 से, बड़ा है, तो ना तो बराबर है ना तो बड़ा है, दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, इसलिए फॉल्स। फिर मैं कहता हूँ अगर इक्वल इक्वल इक्विटी चेक, अगर मैं कहूँ ये दोनों नंबर आपस में बराबर हैं, तो क्या क्या हो जाएगा, तो भी फॉल्स आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों नंबर आपस में बराबर नहीं है। सही है, दोनों नंबर आपस में इक्वल
नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि दोनों नंबर अगर मैं लिखूं, दोनों नंबर इक्वल इक्वल लिखूं तो आंसर ट्रू आ जाए। ठीक है, तो दोनों नंबर्स के बराबर नहीं है, दोनों डिफरेंट है, 4 और 5 है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर आपस में बराबर नहीं है। अच्छा, ग्रेटर देन लेस देन और उसके अलावा मेरे पास क्या हो गया, डबल यानी इक्वल इक्वल टू भी मैंने चेक कर लिया। इसके बाद नॉट इक्वल्स टू वाला जो साइन था ना वो चेक कर लेते हैं। मैंने लिखा एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल्स टू, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करते हैं, दोनों नंबर आपस में बराबर नहीं है, ये स्टेटमेंट ट्रू। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है। मैं कह रहा हूँ कि दोनों नंबर आपस में बराबर नहीं है, और फिर मैं जो टाइप कर रहा हूँ या जो लिख रहा हूँ वहाँ पे, वो भी एग्जैक्टली मुझे यही कह रहा है कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, दोनों नंबर आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो बताएं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है जी तो बताएं। आज 19th में है, 19th में 2020। सही है, तो दोनों वैल्यूज आपस में बराबर नहीं है। मैंने लिखा भी सेम है, यानी जो मैं बात कर रहा हूँ वही मैं बात लिख रहा हूँ यहाँ पे, वही स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी तक के काम में किसी को प्रॉब्लम है तो बताए। और हमने काफी हद तक चीजें देखी हैं, हमने अरिथमेटिक, रिलेशनल और ये सारी चीजें देखी हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ये करेंगे कि इफ एल्स को ही आगे लेके चलेंगे। तो फिर इफ एल्स के अंदर ये देखेंगे कि टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस तरह से यूज किए जाते हैं। ठीक है, इनमें काम किस तरह होता है। लेकिन फिलहाल अभी के लिए ऐसा करते हैं कि अभी के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। और अब जो मैं बात कर रहा था कि ये कौन सा सवाल, क्या पूछा था मैंने? सी लैंग्वेज में करा चुका हूँ। सी लैंग्वेज में मैं करा तो चुका हूँ, लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पे लैंग्वेज है, यहाँ पे ये नहीं सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंट हुई है, वेरिएबल्स उसी तरह से स्वैप होंगे जैसे वहाँ पे हुए थे। ठीक है, उनका प्रिंटिंग का सारा सिनेरियो वो कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा मैं ये कहना चाह रहा था कि कम से कम इंटरेस्ट तो हो क्लास के अंदर किसी को। सब बिल्कुल खामोश चल रहे थे, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था, सिर्फ मैं अकेले अकेले बोले जा रहा हूँ। तुम लोगों को खुद भी पता है, और कोई भी कहीं भी कोई भी पढ़ रहा होता है या पढ़ा रहा होता है, तो ऐसे तो मतलब यूट्यूब पे भी इंसान पढ़ सकता है ना, लेकिन हम पढ़ते हैं क्यों, किसी जगह पे जाते हैं ताकि हम वहाँ पे इंटरेक्ट करके पूछ सकें, क्वेश्चन कर सकें, कोई सामने वाला बंदा क्वेश्चन करे उसका आंसर कर सकें। तो अभी तुम्हारी क्लास में बिल्कुल खामोशी थी, इसलिए मैंने कहा कि मैं नहीं करा रहा। हालांकि मैं सी लैंग्वेज में करा चुका हूँ, मुझे याद है अच्छी तरह से। लेकिन हाँ, बस सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज है, वेरिएबल्स सब उसी तरह से होंगे, लेकिन उनका रिजल्ट कंसोल और राइट लाइन में लिखना था। तो वो रिजल्ट जैसे यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो, यहाँ पे जैसे मैंने रिजल्ट प्रिंट किया था वो इस तरह से प्रिंट हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है वो। फिर भी अगर हुआ तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, मसला नहीं है। सही है, लेकिन फिलहाल अभी अरिथमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर्स तक ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में कंडीशंस पे जाएंगे, इफ एल्स की। बेसिकली इफ एल्स की कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, वो इफ एल्स की स्टेटमेंट्स होती हैं। तो हम वो इफ देन एल्स वाली स्टेटमेंट्स नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और उन्हें किस तरह डील करना है, किस तरह से उस पर काम करना है, वो देख लेंगे। अब इफ एल्स जो है ना वो थोड़ा सा अच्छी तरह से डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं हम, तो इफ एल्स को थोड़ा सा जल्दी जल्दी से नेस्टिंग भी ट्राई कर लेंगे। सही है, फिर इसकी नेस्टिंग भी नेक्स्ट क्लास में ट्राई कर लेंगे। और फिर कोई मुश्किल होती है तो पूछ लेना मुझसे, और कोई भी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तुम लोग की जो वीडियोज हैं
वो शायद तुम लोगों को कल से मिलना शुरू हो जाए। जितनी भी वीडियोस पुरानी है ना जो कि क्लासरूम पर हैं, वो क्लासरूम से हटा दूंगा मैं, और ये वीडियोस यूट्यूब पे आ जाएंगी, क्योंकि क्लासरूम में मैं बता चुका हूँ फुल हो रहा है। तो ये वीडियोस इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा, तो कल परसों से तुम लोगों को, कल से या कल रात से या कल परसों सुबह से इंशाल्लाह मिलना शुरू हो जाएंगी। यानी नेक्स्ट क्लास तक में भी तुम लोगों के पास शुरू का मटेरियल तो यूट्यूब पर पहुंच गया हो। जो जो वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करता रहूंगा वो मैं क्लासरूम से रिमूव करता रहूंगा। ठीक है भाई? मैं सबको इसलिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि इस तरह की बात है और इस तरह का कुछ होने वाला है। ठीक है, फिलहाल क्लास को इतना रखते हैं और अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।